everyone, welcome to Golu Moral Tunes. सूरज ढलने को था, लेकिन तपिश अभी भी वैसी ही थी। दूर खेतों में काम करते किसानों की कमर झुककर कमान हो चुकी थी। आरव, जो अभी कुछ दिन पहले ही शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था, अपनी पुरानी साइकिल थामे पगडंडी के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में इस मिट्टी के प्रति प्यार तो था, पर यहाँ के लोगों की बेबसी उसे चुभ रही थी। आरव ने ठंडी सांस ली और अपने घर की ओर बढ़ा। घर क्या था? मिट्टी और छप्पर का एक ढांचा जो शायद अगली बारिश सहने की हिम्मत भी खो चुका था। पिताजी, मैं देख रहा हूँ पूरे गांव में सन्नाटा है। फसल कटने वाली है, फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी की एक लकीर तक नहीं है। ऐसा क्यों? खुशी? बेटा, खुशी उन लोगों के नसीब में होती है जो अपनी मेहनत का फल खुद खाते हैं। फसल हमारी मेहनत की है, पर दाना सेठ धनराज की कोठरी का है। लेकिन जमीन तो हमारी है ना। दादाजी ने कहा था कि ये खेत हमारे पुरखों के हैं। पुरखों के थे आरव, अब कागजों पर सेठ का कब्जा है। पिछले साल के सूखे का कर्ज, उससे पिछले साल की खाद का पैसा। अचानक घर के अंदर से आरव की माँ सुमित्रा बाहर आई। क्यों बच्चे को डरा रहे हो? अभी तो आया है शहर से। आरव बेटा, हाथ मुंह धो ले, थोड़ा सा गुड़ बचा है, वही खाकर पानी पी ले। माँ, गुड़ और पानी से भूख मिट सकती है, पर ये जो जिल्लत है इसका क्या? आज मैंने रास्ते में देखा चमन, सेठ का खास आदमी, बूढ़े काका को धक्का दे रहा था क्योंकि उन्होंने फसल का हिस्सा थोड़ा जल्दी मांग लिया था। यही यहाँ का दस्तूर है बेटा। तू पढ़ा लिखा है, शहर वापस चला जा। यहाँ की मिट्टी अब सिर्फ आंसू उगाती है। नहीं पिताजी, अगर शिक्षा मुझे अन्याय सहना सिखाती है तो ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं। मैं शहर भागने के लिए नहीं आया, मैं ये देखने आया हूँ कि आखिर सेठ की ताकत का राज क्या है। उसकी ताकत पैसा नहीं है आरव, उसकी ताकत हमारा डर है, और वो डर इतनी गहराई तक जा चुका है कि अब कोई सिर उठाने की सोचता भी नहीं। तो फिर अब कोई सिर उठाएगा और वो सिर झुकेगा नहीं। अगली सुबह और सीधे सेठ धनराज की हवेली की ओर चल दिया। ऊंचे दरवाजे, बाहर बैठे बंदूकधारी लठैत और अंदर का आलीशान माहौल किसी महल से कम नहीं था। सेठ धनराज चांदी की नक्काशी वाली कुर्सी पर बैठा, उसके सामने चमन खड़ा कुछ हिसाब समझा रहा था। चमन, इस बार नारायण के खेत से कम 80 बोरी गेहूं आना चाहिए। सुना है उसका छोकरा शहर से लौट आया है, हाथ पैर चलेंगे तो काम जल्दी होगा। जी मालिक, मैंने उसे कल ही ताकीद कर दी थी, और वो लड़का कुछ अलग मिजाज का लग रहा है। तभी आरव अंदर दाखिल हुआ। राम राम सेठ जी। हूँ तो तू ही है नारायण का बेटा? शहर में क्या पढ़ा? साहिब बनने की ट्रेनिंग ली या फिर यहाँ आकर हल चलाने का इरादा है? पढ़ाई ने मुझे हिसाब करना सिखाया है सेठ जी, और मैं आज वही हिसाब करने आया हूँ। हिसाब? छोटे मुंह बड़ी बात। तेरा बाप पिछले 30 साल से हिसाब नहीं समझ पाया, तू एक दिन में समझेगा? बोल, क्या चाहिए? मुझे 5 एकड़ जमीन पट्टे पर चाहिए, वो बंजर वाली जमीन जो हवेली के पीछे ढलान पर है। अरे ओ छोकरे, होश में तो है? वो जमीन सालों से सूखी पड़ी है, वहाँ घास भी नहीं उगती, तू वहाँ खेती करेगा? मेहनत मेरी होगी, जमीन सेठ की। मुझे बस एक मौका चाहिए। मौका मुफ्त में नहीं मिलता। मेरी एक शर्त होगी, पट्टे की जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका बंटवारा मेरे हिसाब से होगा। कैसा बंटवारा? देख, तू नया नया आया है, इसलिए तुझे रियायत देता हूँ। आधा हिस्सा तेरा, आधा मेरा, लेकिन फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। मंजूर है? हवेली में सन्नाटा छा गया। चमन और बाकी दरबारी दबी हंसी हंसने लगे। सब जानते थे कि अनाज हमेशा ऊपर उगता है और नीचे सिर्फ बेकार जड़ें होती हैं। सेठ ने आरव को पूरी तरह कंगाल करने की योजना बना ली थी। सोच लीजिए सेठ जी, बाद में आप अपनी बात से पलटेंगे तो नहीं? धनराज की जुबान पत्थर की लकीर है। कागज अभी तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले 6 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। आरव जब हवेली से बाहर निकला तो पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग उसे पागल कहने लगे। नारायण तो जैसे सदमे में थे। ये तूने क्या किया आरव? अपनी बर्बादी पर खुद दस्तखत कराया। ऊपर का हिस्सा सेठ ले जाएगा तो तू जड़ों का क्या करेगा? पिताजी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने कहा था ना, शिक्षा हिसाब करना सिखाती है। सेठ ने सोचा कि वो चालाक है, पर उसने मुझे अपनी पसंद की फसल चुनने की आजादी दे दी है। फसल कोई भी हो आरव, दाना तो ऊपर ही लगेगा ना। गेहूं, बाजरा, मक्का सब ऊपर ही फलते हैं। यही तो उसकी गलती है पिताजी। दुनिया में सिर्फ अनाज ही फसल नहीं होती। अगले कई हफ्तों तक आरव ने उस बंजर जमीन पर जान लगा दी।
गांव वाले दूर से खड़े होकर उसका मजाक उड़ाते। देखो शहर के बाबू को, मिट्टी खोद रहा है। इसे क्या पता कि सेठ ने इसे मौत का जाल बिछा कर दिया है। अरे छोड़ो भाई, इससे अक्ल तब आएगी जब कटाई का वक्त आएगा और झोली खाली रहेगी। आरव ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने मिट्टी के अंदर कुछ बोया था जिसे वो रोज बड़े चाव से सींचता था। धीरे धीरे उस बंजर जमीन पर हरियाली दिखने लगी। बस कुछ दिन और, फिर इस मिट्टी का मोल सबको समझ आएगा। महीने बीतते गए। आरव के खेत में हरियाली इतनी घनी थी कि दूर से देखने पर वो किसी मखमली चादर जैसा लगता था। सेठ धनराज अपनी हवेली के झरोखे से रोज उस खेत को देखता। देख चमन, लड़का शहर से पढ़कर आया है, इतनी मेहनत की, इतना पानी सींचा, और अब जब फसल कटेगी तो सारा माल मेरे कोठार में होगा। मालिक, आप तो खिलाड़ी निकले। उसने सोचा होगा कि मेहनत से तकदीर बदल देगा। उधर खेत पर आरव के पिता नारायण अभी भी डरे हुए थे। बेटा, कटाई का दिन तय हो गया है। सेठ के लठैत गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पौधों पर कोई बाली नहीं आई, कोई अनाज नहीं दिख रहा। तूने आखिर बोया क्या है? पिताजी, शांति रखिए। मैंने वही बोया है जो इस जमीन की प्यास बुझा सके और सेठ की भूख मिटा सके। बस कल का इंतजार कीजिए जब वो खुद यहाँ आएगा। अगली सुबह सेठ धनराज अपनी बैलगाड़ियों के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। हाँ भाई आरव, वक्त आ गया है हिसाब का। कागजात तैयार हैं, गवाह मौजूद हैं। शर्त के मुताबिक इस पूरी फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा है। चमन, शुरू करो कटाई। चमन और उसके मजदूरों ने हंसिए उठाए और पौधों को जमीन के ठीक ऊपर से काटना शुरू किया। हजारों पौधे काटकर ढेर लगा दिए गए। ऊपर सिर्फ घनी हरी पत्तियां और टहनियां थीं। अरे ये तो सिर्फ पत्तियां हैं, इसमें न गेहूं है न बाजरा। ये तूने क्या उगाया है आरव? ये तो जानवरों का चारा लग रहा है। सेठ जी, आपने फसल नहीं मांगी थी, आपने ऊपर का हिस्सा मांगा था। ये लीजिए, ये सारी पत्तियां, ये सारा चारा आपका हुआ। इसे अपनी गाड़ियों में भरवाइए और ले जाइए। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? इतनी मेहनत क्या सिर्फ इस घास फूस के लिए की थी? मजाक मैं नहीं, आपकी शर्त उड़ा रही है सेठ जी। आपने कहा था नीचे का हिस्सा मेरा होगा, तो अब मुझे मेरा हिस्सा लेने दीजिए। आरव ने एक फावड़ा उठाया और जमीन की मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही पहली परत हटी, नीचे से बड़े बड़े चमकदार और ताजे आलू और मूंगफलियां निकलने लगीं। पूरा गांव दंग रह गया। आरव, तूने तो कमाल कर दिया। देखिए सेठ जी, जमीन के नीचे की पूरी फसल मेरी है और ऊपर की घास आपकी। चमन भाई, गाड़ियां भर लीजिए, आपके जानवरों के काम आएगी ये पत्तियां। सेठ धनराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया। पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये खेल तुझे बहुत भारी पड़ेगा छोकरे। धोखा किसने दिया सेठ जी? शर्त आपने तय की थी, मैंने तो बस उसे निभाया। क्या आप अपनी जुबान से फिरना चाहते हैं? पहली बार किसी ने सेठ की अकड़ ढीली की थी। हवेली में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा किसी तूफान के आने की आहट जैसा था। एक मामूली किसान के बेटे ने मेरी साख मिट्टी में मिला दी। पूरे इलाके में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ को पत्ते खिला दिए। मालिक, वो लड़का बहुत शातिर है। उसने पहले से ही ऐसी फसल चुनी जो जमीन के नीचे उगती है। हमें संभल कर चलना होगा। संभल कर नहीं, अब मैं उसे कुचल दूंगा। उसे फिर से जमीन चाहिए होगी क्योंकि उसका लालच बढ़ गया होगा। इस बार मैं उसे ऐसा जाल दूंगा जिससे परिंदा भी पर न मार सके। अगले दिन सेठ ने आरव को फिर बुलवाया। इस बार हवेली का माहौल और भी तनावपूर्ण था। आरव निडर होकर अंदर पहुंचा। राम राम सेठ जी, पत्तियां कैसी लगी? जानवरों का पेट तो भर गया होगा। सेठ नकली मुस्कान के साथ, बहुत खूब आरव, तूने मुझे हरा दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तूने साबित किया कि तू काबिल है, इसलिए मैं तुझे अगले सीजन के लिए 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हूँ। शर्त क्या होगी इस बार? इस बार हिसाब बराबर होगा। पिछली बार तूने नीचे का हिस्सा लिया था, इसलिए इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। अब बोल, मंजूर है या डर गया? शर्त कड़ी है सेठ जी। अगर इस बार मैं हारा तो मेरी जमीन के कागज हमेशा के लिए आपके, लेकिन अगर मैं जीता तो आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ करेंगे और गांव के मंदिर की जमीन छोड़ देंगे। मंजूर है। आरव घर लौटा तो नारायण का बुरा हाल था। तू पागल हो गया है आरव। इस बार उसने नीचे का हिस्सा मांगा है। अब तू जो भी उगाएगा, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो या गन्ना, अनाज तो ऊपर होगा पर उसकी जड़ें नीचे होंगी। वो जड़ें ले लेगा तो तू क्या करेगा?
पिताजी, आपने ध्यान नहीं दिया। सेठ ने कहा है नीचे का हिस्सा उसका और ऊपर का मेरा। हाँ तो इस बार हम ऐसी फसल उगाएंगे जिसकी जड़ें छोटी हों और कीमती चीज ऊपर हो। पर नहीं, मैं उससे भी बड़ा कुछ सोच रहा हूँ। इस बार हम मक्का या बाजरा नहीं उगाएंगे। फिर क्या उगाओगे? इस बार हम केला और गन्ना लगाएंगे, और साथ ही कुछ ऐसा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले 4 महीने आरव ने खेत में पसीना बहाया। गांव वाले फिर से कयास लगाने लगे। इस बार आरव ने खेत के बीचों बीच गन्ने की फसल खड़ी की थी। गन्ने ऊंचे और मोटे हो रहे थे। इस बार तो आरव फंस गया। गन्ने का मीठा हिस्सा तो नीचे होता है और जड़ें भी नीचे होती हैं। सेठ तो मलाई मार ले जाएगा। बेचारा आरव एक बार जीत क्या गया, उसे लगा वो भगवान बन गया। कटाई का दिन फिर आया। सेठ धनराज अपनी पूरी ताकत के साथ खेत पर पहुंचा। हाँ भाई आरव, गन्ने तो बहुत शानदार हुए हैं। शर्त याद है ना? जमीन के नीचे का सारा हिस्सा मेरा। बिल्कुल याद है सेठ जी। नीचे का हिस्सा आपका, ऊपर का मेरा। जैसे ही गन्ने कटे, सेठ की मुस्कान गायब होने लगी। गन्ने का जो हिस्सा जमीन के ठीक ऊपर था वो रस से भरा और मोटा था, लेकिन शर्त के मुताबिक सेठ को सिर्फ जमीन के नीचे का हिस्सा मिलना था। सेठ जी, गन्ने की असली मिठास और तना तो जमीन के ऊपर होता है। जमीन के नीचे तो सिर्फ बेजान जड़ें होती हैं। ये लीजिए, ये सारी जड़ें आप खोद लीजिए, ये आपका हिस्सा है। क्या जड़ें? गन्ने की जड़ें किस काम की? वो तो आप जानिए सेठ जी। शर्त आपने तय की थी। आपने नीचे मांगा, मैंने दे दिया। अब ऊपर का सारा गन्ना मेरा है। सेठ धनराज ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता फेंका। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा। तू सिर्फ बीच का हिस्सा रखेगा। बोल, अब भी हिम्मत है? ऊपर अनाज, नीचे जड़ें, बीच में तो सिर्फ खाली डंठल बचता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कागज पर दस्तखत कर दिए। अगले 6 महीने आरव ने किसी को खेत में घुसने नहीं दिया। उसने दिन रात पसीना बहाया। गांव वाले डर रहे थे कि इस बार आरव का भूखा मरना तय है। कटाई के दिन सेठ अपनी खाली गाड़ियों के साथ पहुंचा। पूरे खेत में ऊंचे ऊंचे मक्के, कॉर्न के पौधे खड़े थे। मक्के की बालियां ऊपर हैं, वो मेरी। जड़ें नीचे हैं, वो भी मेरी। तेरे पास क्या बचा? सेठ जी, गौर से देखिए। मक्के का फल, भुट्टा, न एकदम ऊपर लगता है न जमीन के नीचे। ये पौधे के बीच में उगता है। शर्त के मुताबिक ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें आपकी, लेकिन बीच का सारा मक्का मेरा। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने ही बुने हुए शब्दों के जाल में फंस चुका था। सेठ ने अपनी हार मान ली और गांव का सारा कर्ज माफ करके हमेशा के लिए वहां से चला गया। नारायण, तूने सिर्फ फसल नहीं, हमारा स्वाभिमान जीत लिया बेटा। पिताजी, खेती सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी मेहनत है। अब इस गांव में कोई किसान कभी नहीं झुकेगा। सूरज की नई किरणों के साथ गांव में डर का अंत और खुशहाली की शुरुआत।